Hello students, welcome back on your own YouTube channel Biology with Anup sir। बेटा जैसा आप लोगों से वादा किया गया था कि आप लोगों को एक क्विज करवाई जाएगी और इस क्विज में हम लोग अब तक जो हमने स्टडी किया है, अब तक जो कुछ भी हमने स्टडी किया है उस सबको कवर करते हुए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इससे हमें ये जज हो जाएगा कि बाकी अब तक जो हमने पढ़ा उसका यूज करके कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टिक किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो ट्विस्ट करके पूछता है, ठीक है, ये भी हम सीख जाएंगे। इसके अलावा कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज भी हमें यहां पर पता चलेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय, यानी जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे पहले किसने स्टडी किए थे। अच्छा, सारा छोड़ो, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। पर वो कैसी थी? डेड सेल, ठीक है, जस्ट सेल वाली तो थी वो। उसके बाद ल्यूवेनहॉक की बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की या नहीं की? तो यूनिसेलुलर छोड़ो, मल्टीसेलुलर छोड़ो, सारी चीज छोड़ो, तुम तो ये देखो ना, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था नहीं किया था लिविंग सेल को? अरे लिविंग सेल को जब उसने डिस्कवर किया तो हमने कुछ सेल्स के एग्जांपल दिए थे कि किस किस को किया था उसने। जैसे उसके अंदर हमने प्रोटोजोआ भी दिया था एग्जांपल में, आपको स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म भी दिया था, ठीक है, एग्जांपल में। और इसके अलावा आपको एग्जांपल में दिया था आरबीसीज, आपको एग्जांपल में दी थी, बैक्टीरिया आपको एग्जांपल में दिया था। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, और इसके अलावा आपके पास में प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इनसे भी पहले, ठीक है ना, सबसे पहले इसने जो सेल डिस्कवर की थी पॉन्ड के वाटर के अंदर, ठीक है ना, वो था स्पाइरोगायरा। क्या था? स्पाइरोगायरा। आप बहुत सुना होगा ये नाम आपने। एक फिलामेंटस एल्गी होता है। क्या होता है? फिलामेंटस एल्गी। लगता ऐसा है जैसे मल्टीसेलुलर है, लेकिन होता कैसा है? यूनिसेलुलर। उसको देखा था इसने सबसे पहले पॉन्ड वाटर के अंदर इन 1674। यानी सबसे पहले स्टडी किसने की? मिस्टर ल्यूवेनहॉक ने। तो घुमा दिया ना स्टेटमेंट, घुमाया नहीं घुमाया? क्वेश्चन को बिल्कुल ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। क्या डिस्कवर किया था इसने? सबसे पहले पॉन्ड वाटर में, किसमें? पॉन्ड वाटर में स्पाइरोगायरा। और क्या है स्पाइरोगायरा? यूनिसेलुलर एल्गा। क्या है? यूनिसेलुलर एल्गा, ठीक है ना, फिलामेंटस यूनिसेलुलर एल्गा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कब? इन 1674। अच्छा, ये बात तो है, और इतना तक है कि इसको पता है क्या कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है इसको, माइक्रोस्कोपी। ये लो एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में? ल्यूवेनहॉक। और हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है जी। तो मैंने वो क्वेश्चन देने वाला वो तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो जाता, उसका तो आप आंसर कर देते, लेकिन ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन रहा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज को ट्विस्ट करके पूछ लेता है। आंसर इज ल्यूवेनहॉक। बाकी रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स डिस्कवर की थी, इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये नाम आएंगे आगे। पास्चराइजेशन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, लुई पास्चर से रिलेटेड पास्चराइजेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी अपन के पास में, ठीक है, ये अपन के पास में प्रीस्टले के बारे में ही पढ़ाऊंगा, सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनके बारे में पढ़ेंगे तो कोई खास आप कुछ उसमें से अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे इतनी ज्यादा चीजें, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड रहते हुए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वाकई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी तो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि फिर वो टॉपिक से आप भटकने लग जाओगे इधर उधर, इसलिए मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। और हमारे पास में सीधे सीधे क्वेश्चंस कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, देखो ल्यूवेनहॉक वहां पर एनसीईआरटी के अंदर ये नाम का जिक्र हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज ट्विस्ट कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय या प्रपोज्ड बाय या पुट फॉरवर्ड बाय, तो हमें पता है आंसर स्वीडन एंड
स्वान। रुडोल्फ बर्चो ने तो क्या किया था, मॉडिफाई किया था, क्योंकि ये जब एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई थी, इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी, स्लीडर एंड स्वान ने जब सेल थ्योरी को प्रपोज किया और एक हाइपोथेसिस दी, क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सही बात है, लेकिन ये एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि नई सेल्स आती कहां से हैं। तो उस बात का जवाब किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया था, नहीं दिया था? इसका मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से ही जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही है उनमें सेल डिवीजन होकर नई सेल्स बनती हैं। और इस बात का जवाब दे दिया किसका, जिसका जवाब ये नहीं दे पाए। जब इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया तब ये जवाब नहीं दे पाए, इसलिए सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाला, सेल थ्योरी का जो मतलब एक तरीके से फाइनल शेप देने वाला, इनकी हाइपोथेसिस को तो मॉडिफाई करने वाला, ठीक है, इनकी जो हाइपोथेसिस थी सेल थ्योरी से रिलेटेड उसको मॉडिफाई करने वाला, या कह सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके, ठीक है, और उसको फाइनल शेप देने वाला कौन था, रुडोल्फ विर्चो। कौन था, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई। अब रॉबर्ट ब्राउन का पता ही हमने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन क्लियर है। और ये कौन है, रॉबर्ट हुक, जिसने डेड सेल को डिस्कवर किया था, या कह लो सेल को डिस्कवर किया था इन 1665 कॉर्क के अंदर, ठीक है, पता है हमेशा। ओके जी, हु प्रपोज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, रॉबर्ट हुक नहीं, स्लीडर एंड स्वान नहीं, इन्होंने तो प्रपोज की थी या फॉर्मुलेट की थी या पुट फॉरवर्ड की थी, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर विल बी सी, ठीक है, आंसर विल बी सी। सेकंड वाले का आंसर क्या था हमारे पास, फॉर्मुलेटेड वाले का ए, ठीक है, और इसका तो हमें पता ही है, बता ही दिया आप लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही है बात, ये बात डिस्कस हो चुकी है हमारे पास में कि रुडोल्फ क्या था हमारे पास, वेयर इट इज, यस हियर इट इज, हु प्रपोज अ मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो, ऊपर डिस्कस हो चुका है। सिंपल, सेल थ्योरी को या कह लो स्लीडर स्वान की हाइपोथेसिस को किसने मॉडिफाई किया था, रुडोल्फ विर्चो ने। द फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक, द फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल्स, यानी कॉर्क की जो सेल्स देखी थी रॉबर्ट हुक ने, फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने हिस्ट्री ऑफ जो सेल पढ़ाई थी उसमें बताया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से कॉर्क को जब देखा तो उसमें उसको क्या नजर आई, सेल नजर आई, जिसको उसने क्या नाम दिया था, अरे छोटे 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 चैम्बर नजर आए। अब वो सेल तो क्या थी, वो थी तो क्या एक्चुअल में सेल बॉल थी, डेड, उसके अंदर वो डेड चैम्बर थे, ठीक है, डेड चैम्बर जो एक बॉल से सराउंडेड थे, वो बॉल देखी थी, बाद में उस बॉल को क्या कह दिया, सेल बॉल, ठीक है। तो वो जो डेड चैम्बर थे उसका नाम क्या दिया था इन्होंने, सेलुला, ठीक है ना। बाद में वो बढ़ते 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 उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होते होते वो क्या बन गई, सेल। और सेल का मतलब क्या होता है, प्रिजन, जेल, ठीक है ना, छोटा वो होता है, सेल मींस क्या होता है, जेल, सेल में बंद कर दो इसको बोलते हैं ना, प्रिजन, जेल, ठीक है। तो वो जो पूरी कहानी थी वो रॉबर्ट हुक ने एक बुक के अंदर लिखी थी, मैंने आपको बताया था, माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक, माइक्रोग्राफिया, तो हियर इट इज माइक्रोग्राफिया। बाकी ऑप्शंस पढ़ लो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, ये हमारे कैरोलस लिनियस, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैरोलस लिनियस को, चार्ल्स डार्विन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, ऐसे इन्हें पढ़ाऊंगा, आपको जो टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाएगी, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, इनको तब पढ़ेंगे, पर आंसर हमारे पास में माइक्रोग्राफिया। अच्छा, मैंने यहां पे डायरेक्ट टिक कर दिया भाई माइक्रोग्राफिया। आप ध्यान रखना बेटा एक चीज का, हमेशा ऑप्शन सारे चेक करो, भले आपको सही भी मिल जाए उसके बाद में। यहां तो बुक है, चलो फिर भी हमारे पास यहां तो बुक है तो अपन ने सीधा कर दिया यहां पे तो, और अभी हमें ये भी पता है कि हाँ भाई ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा अपन को पता है। समझने की कोशिश करना, कई बार क्या हो जाता है कि जैसे अपन के पास में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे आ जाए, उसमें आना हमारे पास अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, उसके बाद फंगाई, और डी पे आ रहा है बोथ ए एंड बी, तो दोनों सही है ना, अमीबा भी है, यूग्लिना भी है, सी नहीं है, फंगाई, बाकी तो अपन के पास में
जो डी है वो क्या हो गया हमारे पास, ए एंड बी दोनों, तो दोनों सही है। तो सारे ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फंगाई में एक फंगस ऐसा है, यूनिसेलुलर फंगस भी अपन के पास है, बताओ कौन, यीस्ट, लेकिन बाकी तो मल्टीसेलुलर है ना। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। सारे ऑप्शंस ढंग से पढ़ने चाहिए। ये चीजें भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को, कैसे ऑप्शंस को चेक करें, किस तरीके से उनको, ऐसा नहीं होता कई बार आपको दो दो ऑप्शन सही रहेंगे तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, प्रायोरिटी भी देखनी पड़ेगी, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा ऐसा तब सिखाई जाएगी। अभी तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इनमें क्या, एक बार बताओ, सिंपल सा किसने मॉडिफाई किया था, तो ये इसमें अपन कहां डीप जाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वो है मैच द कॉलम फर्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, यानी कॉलम ए को कॉलम, ये कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करो और जो सही मैच है उसको इनके ये जो गिवन कोड्स है इनमें से चुनो। ठीक है जी, देखो ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, श्रीडेन, स्वान। अच्छा यहां स्टेटमेंट क्या हमारे पास, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल, बिल्कुल सही है, यानी इसी ने तो पहली बार लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया था, किसने, ल्यूवेनहॉक ने। अरे भाई पहली बार लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब करने वाला कौन था हमारे पास, ल्यूवेनहॉक, तो बिल्कुल सही है, यानी ए का फर्स्ट होना चाहिए। तो ए का फर्स्ट किस किस में, 1 2 और ये 4 वाले में, यानी ए बी और डी में, तो थर्ड तो निकाल दिया, इसको तो फ्री करो, एलिमिनेट करो, चेक ही नहीं करना। अब रॉबर्ट ब्राउन, पता है हमें क्या किया था, प्लांट में न्यूक्लियस को, ठीक है ना, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इसने एक प्लांट के अंदर, किसके अंदर, ट्रेडेस्केंशिया प्लांट की रूट सेल्स के अंदर इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है ना, क्लियर है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, अच्छा मैंने बोला प्लांट न्यूक्लियस की, प्लांट न्यूक्लियस मतलब ये बेटा फ्लो में निकल जाते हैं शब्द, प्लांट न्यूक्लियस क्या होता है, प्लांट का, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। पर अगर पूछा जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो भी बात यही है, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस होता है ना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपसे पूछा न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो भी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बात देखते हैं इधर है क्या ये कहीं, यस यस यस, चेक करते हैं, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो बिल्कुल हमारे पास में, यानी बी को हमको किससे मैच करना है, बी को मैच करना है हमारे पास में थर्ड से, तो बी को देखो थर्ड से मैच करना है, तो बी में थर्ड हमारे पास कहां कहां है, के यार इन दोनों में, यानी ये नीचे के दोनों सी और डी एलिमिनेट। अब तो बचे कौन से, ए और बी, ठीक है, ए और बी में से देखना है। अब देखते हैं स्वीडन, स्वीडन ने ऑल, सुनना, स्वीडन ने क्या कहा था, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द प्लांट टिश्यूज, यही तो कहा था स्वीडन ने, यही तो कहा था स्वीडन ने। तो भाई यानी कि सी जो है वो किससे मिलता है हमारे पास में, नंबर 4 से मिलता है। तो देखो अब इन दोनों में, ए और बी में, C4 किस में आ रहा है, C4 आ रहा है हमारे पास ए में, तो अब तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है आगे वाले को, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया ए। अच्छा फिर भी देख लेते हैं, स्वान ने क्या किया हमारे पास, डिस्कवर्ड द, सॉरी किधर गया हमारे पास में ये, यस, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल, इसी ने तो कहा था, देख लेना सेल थ्योरी जहां पढ़ाई थी मैंने आपको, कि ये यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, कि उनके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल। मैंने कहा था ना कि ये जूलॉजी वाले, इनको टाइम मिल जाता है, बॉटनी में भी झांक लेते हैं ये, और बॉटनी में झांक के इसने क्या बताया था कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है, ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लास के अंदर, ठीक है, बताया था नहीं बताया था, तो ये बात हो गई हमारे पास। तो यानी डी में हमारे पास कौन हो गया, डी के अंदर हमारे पास हो गया भाई सेकंड, ठीक है, डी में हो गया हमारे पास सेकंड। अब बेटा ये ऑप्शन, ठीक है, ये सेकंड ऐसे लिख दिया, और ये जो ये थे ना हमारे पास एबीसीडी, ये एबीसीडी छोटे वाले थे, मैंने बड़े लिख दिए, इनसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, इनसे कंफ्यूज मत होना, ये छोटे हैं ये वाले, जो स्मॉल केस में है ये वाले, और ऑप्शन वाला बड़े, ठीक है ना, कैपिटल लेटर में, ठीक है, ये उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप समझ जाओगे इतना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, यस, तो बेटा कुछ और क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by, ये मैंने आपको पहले पिछली क्लासेस में भी ये क्वेश्चन बताया था, 2019 की एग्जाम में आया था नीट में, 2019, द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by, किसने प्रपोज किया था omnicellular e-cellular,
तो बिना कुछ सोचे एरिस्टोटल ने किया था क्या? नहीं। थियोडोर स्वान नहीं। स्लीडर नहीं। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चोव। आंसर विल बी बी। ओके। Which of the following is the exception of cell theory? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन सा? वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है, सारे ऑप्शन देख लो एक बार। बैक्टीरिया नहीं, फंगाई नहीं, लिचेन नहीं, वायरस यस, पढ़ाया था बहुत डिटेल में समझाया। क्योंकि वायरस जो होता है ना बेटा, वो सेल का बना ही नहीं है, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन तो होना ही होना है। ये बैक्टीरिया जो होता है सेल से बना है, यस बना है प्रोकैरियोटिक सेल से। फंगाई यस सेल से बना है यूकैरियोटिक सेल से। लिचेन यस, ये कॉम्बिनेशन होता है, लिचेन भी होता है। क्या होता है? म्यूचुअल, ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है। डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको भी, लिचेन के बारे में भी। और ये भी हमारे पास में क्या है? ये भी हमारे पास में क्या है? सेल से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर ये बना हुआ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन के पास में वायरस। तो वायरस हमारे पास में सेल से नहीं बना है, इसलिए वायरस क्या हो गया हमारे पास? लिचेन के बारे में पढ़ा हुआ है ना। ये क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। ठीक है, ओके जी। वायरस क्या हो गया हमारे पास? सेल से नहीं बना है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास? एक्सेप्शन। क्या हो गया? एक्सेप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैबिट, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो किसके बेस पे होता है? सेल वॉल के बेस पे। दोनों के पास होती है। यूकैरियोटिक सेल के पास में भी होती है सेल वॉल। एक सेकंड में फैन ऑफ कर देता हूं, शायद आवाज की क्लैरिटी कम आ रही होगी। यस, पक्का आवाज की क्लैरिटी वहां पे गड़बड़ हो गई होगी। चलो थोड़ा सा देखेंगे। यस, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो सेल वॉल दोनों के पास होती है। यूकैरियोटिक सेल के पास में भी, प्रोकैरियोटिक सेल के पास में भी। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सब यूनिसेलुलर है, और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ना, जैसे हमारे पास में बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या बोलते हैं उसको? माइकोप्लाज्मा। अच्छा ये सुन लेना, पहले ये सुन लेना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है वो भी। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है, उसके पास क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं सबके पास में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, और अपने पास में और भी हैं, जैसे अपने पास एक्टिनोमाइसीट्स हैं, रिकेट्सियाज हैं, आर्की बैक्टीरिया है, बहुत सारे, बहुत पढ़ाऊंगा। पर माइकोप्लाज्मा ऐसा है जिसके पास में क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती है माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा सेल वॉल का वो एक्सेप्शन हो गया, यानी उसके पास सेल वॉल मिलती, लेकिन इतने सारों के पास तो मिल रही है, इतने सारे ग्रुप्स के पास बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, सबके पास तो मिल रही है, यानी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल मिलती है। यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल मिलती है। जितनी प्लांट्स है देख लो मिल रही है सेल वॉल, फंगाई है देख लो मिल रही है सेल वॉल, फंगाई के अंदर काइटिन से बनी हुई, पढ़ाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो मिलती है भाई। तो सेल वॉल के बेस पे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अच्छा भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे करते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड। और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको तो अपन न्यूक्लियस कह भी नहीं सकते, उसको तो क्या बोलते हैं अपन? जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोन्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, ठीक है, वो बोलते हैं। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके ऊपर नहीं मिलती? किसके न्यूक्लियस के ऊपर नहीं मिलती? प्रोकैरियोटिक सेल के, और इसके ऊपर मिलती है, यानी इसके बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, क्या राइबोसोम के बेसिस पर कर सकते हैं? राइबोसोम दोनों पे मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में 70 और 80 दोनों मिलते हैं, 70S और 80S। इसमें केवल कौन सा मिलता है? 70S। क्या इससे तो कर सकते हैं डिफरेंशिएट, इसका मतलब। पर बेटा एक चीज समझना, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया आपको कि जब दोनों में से प्रायोरिटी देनी पड़े तो किसी से भी, यानी इनके बीच में बहुत सारे तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे अपन। और यहां पर मान के चलो हर मतलब चारों ऑप्शनों में इस तरीके के ऑप्शन आते हैं जो बाकी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो भी हम इस वाले को चुनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, क्योंकि सबसे मेन जो डिफरेंस क्रिएट करता है इनके बीच में वो कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस क्रिएट करता है, फिर भी चुनेंगे किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी।
ठीक है बेटा, ओके जी। थियोडर स्वान एंड मैथियस स्लीडन, बड़ा गजब क्वेश्चन। थियोडर स्वान और मैथियस स्लीडन, हमें सबको पता है कि भाई मैथियस स्लीडन जो थे वो कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट, और थियोडर स्वान एनसीईआरटी के हिसाब से ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये लिखा हुआ है। पर मैंने आपको कहा था ये हाफ जर्मन और हाफ ब्रिटिश है, भले ही ब्रिटिश हमें वहां दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, पर आपको ये पता होना जरूरी है कि ये हाफ जर्मन हाफ ब्रिटिश है। अब इसकी कहानी को समझो कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते तो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से समझना। फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई थियोडर स्वान और मैथियस स्लीडन थे, क्या दोनों डच बायोलॉजिस्ट थे, तो बिल्कुल ही गलत है। इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, क्या दोनों ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, कि यार एनसीईआरटी के हिसाब से एक तो है और दूसरा नहीं है, फ्री हो गए, फेल हो गया ये मामला यहां पर हमारे पास, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट थे क्या, नहीं, दोनों ही नहीं थे ये तो, ठीक है, तो ये भी फेल। अब बात आती है जर्मन बायोलॉजिस्ट, कि हाँ यार ये तो था, मैथियस स्लीडन तो जर्मन बायोलॉजिस्ट, अरे बायोलॉजिस्ट दो, देखो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे पास में, वो या जैसे बॉटनिस्ट हो सकता है, बायोलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट हो सकता है, बायोलॉजिस्ट है, यानी इसमें दोनों आ जाते हैं, जूलॉजिस्ट भी और बायोलॉजिस्ट भी। यानी ये कौन था हमारे पास, जर्मन, समझने की बात समझने की कोशिश करना, बायोलॉजिस्ट में जूलॉजिस्ट भी आ जाता है और बॉटनिस्ट भी आ जाता है, तो यानी जर्मन बायोलॉजिस्ट लिखा है इसने, यानी इसमें ये भी आ गया मैथियस स्लीडन, जर्मन बॉटनिस्ट आ गया। अब बात आई थियोडर स्वान की, एनसीईआरटी ने तो सब ब्रिटिश दे रखा है, पर हम तो कह रहे हैं आपसे कि जर्मन भी तो है हाफ, तो यानी ये ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट बैठ रहा है। ये तो बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत, ये भी फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा। कभी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई थियोडर स्वान बॉस, और आपको इन दोनों में से चुनना पड़े, जर्मन और ब्रिटिश में से चुनना पड़ जाए, जर्मन और ब्रिटिश में से चुनना पड़े, ध्यान रखना, फिर बता रहा हूं, थियोडर स्वान के लिए, थियोडर स्वान के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई थियोडर स्वान बॉस, ठीक है, और आपको दोनों ऑप्शनों में से चुनना पड़ जाए, किन किन में से, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और जर्मन जूलॉजिस्ट, तो आप क्या करोगे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में ब्रिटिश दिया हुआ है। यहां तो हमने क्यों किया, क्योंकि सबसे एप्रोप्रिएट बैठ रहा है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है आपका। अगर जर्मन जूलॉजिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट में से अगर चुनना पड़े कभी थियोडर स्वान के लिए, तो आप ब्रिटिश चुनोगे, पर यहां वो कंडीशन बैठ नहीं रही, क्योंकि यहां दोनों को एक साथ मिला के पूछा है, और ये तो देखो कि भाई ये तो जर्मन बॉटनिस्ट है ही, और ये हमारे पास में जर्मन जूलॉजिस्ट भी तो है, ब्रिटिश तो है ही, जर्मन भी, क्योंकि हाफ जर्मन और हाफ ब्रिटिश, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, जर्मन बायोलॉजिस्ट। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, Who proposed that new cells arise from pre-existing cells? बात एक ही है भाई, ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, कई बार बताया है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells, तो किसने दिया था, मोल ने दिया था क्या, नहीं, बर्चो ने, यस बर्चो ने दिया था, यानी ऑप्शन बी। हैकल ने दिया, नहीं, ब्राउन ने, ब्राउन तो वो है अपना कौन, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला, खत्म बात, यानी किसने दिया, रुडोल्फ बर्चो ने, ठीक है बेटा, किसने दिया था, रुडोल्फ बर्चो ने। अभी टाइम देखते कितना टाइम हो गया वीडियो का, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद द सेल वॉल आर, यानी सबसे छोटी लिविंग सेल, लेकिन कंडीशन होती है यहीं से मत घूम जाना कि बस यहीं से और कर दिया सीधा का सीधा, आपसे कह दिया द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल और सीधा उठा के पहुंच गए माइकोप्लाज्मा, नहीं, पूरा पढ़ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और दूसरी कंडीशन विद द सेल वॉल, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था माइकोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो इसने क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद द सेल वॉल आर, तो यानी ये तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया ना गलत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो माइकोप्लाज्मा से ऊपर हमारे पास में कौन है, बैक्टीरिया। अब आप इनसे कंफ्यूज मत होना, सुनना, ये एक है ना एल्गी जो है अपने पास में, एल्गी, सुन आराम आराम से समझना, एल्गी यूकारियोटिक सेल है,
और यूकैरियोटिक सेल्स से छोटी होती है कौन? प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसको तो हटाएंगे, ये खत्म हो गई। ये दोनों प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, तो ये इनसे तो बड़ी है, तो टेंशन खत्म, इनको तो साइड कर दो, इसको साइड कर दो। ये गलत हुई गया हमारे पास में, क्यों? क्योंकि इसके पास में, ठीक है ना, सेल वॉल नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों की। बायरॉइड्स क्या है? बायरॉइड बेटा अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जब ये आपके, ठीक है ना, बायरॉइड्स वायरस के साथ में पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है ना, वायरस, बायरॉइड्स, ठीक है ना, ये आपको साथ साथ पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जो बायरॉइड्स होते हैं ना, वो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल्स। चलो मैं वैसे नॉर्मल समझा देता हूं। ये क्या होते हैं? फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब फ्री का मतलब यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स है और उनको किसी ने घेरा नहीं हुआ है उसके ऊपर से, यानी इनके ऊपर कोई प्रोटीन का कोट नहीं है। जबकि वायरस क्या होते हैं पता है? वायरस जो होते हैं वो या तो डीएनए होता है उनके अंदर या आरएनए होता है, और ऊपर प्रोटीन का कवर होता है, प्रोटीन से एनकैप्सुलेट होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास बायरॉइड्स? ये हमारे पास में है फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स तो है, साथ साथ लो मॉलिक्यूलर वेट भी है। क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रखना, केवल वेट नहीं है, लो मॉलिक्यूलर वेट भी है इनका, ठीक है। इतना अपन को क्लियर हो गया। और अगर वायरस की बात करें तो या तो डीएनए या आरएनए और ऊपर प्रोटीन का कोट। अच्छा भाई, यहां तक की बात हो गई। और ये वायरस से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और ये भी लिविंग नहीं। तो लिविंग ही नहीं है तो बात ही खत्म होगा, ये तो वैसे हटा दी हमने। और बताओ इनके बारे में, आप कहो तो बायरॉइड्स के बारे में, ठीक है। बायरॉइड्स जो होते हैं उनके पास में, ये वायरस से भी छोटे हैं, और वायरस तो इससे भी छोटा है। देखो अगर इनका अपन एक जनरल को लेके चले, इसको बात देखो, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, इसलिए हटा दिया। इसमें अगर ये हमारे पास में, अब अगर अपन ऑप्शन कैसे चुने तो पता है, अगर ये वाली कंडीशन भी दी होती सेल वॉल वाली, तो ये सबसे छोटी सेल, हमको पता है सबसे छोटी लिविंग सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। पर सेल वॉल और दे दी, पर इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए हटा दी। तो इसके ऊपर कौन आता है? बैक्टीरिया। कौन आता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आंसर हो गया। ये तो यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है, तो इससे तो छोटी होगी। तो यानी कौन हो गया हमारे पास? बैक्टीरिया हो गया आंसर। कौन हो गया बेटा? बैक्टीरिया। यहाँ वायरस भी आता तो भी बैक्टीरिया ही होता आंसर। यहाँ अगर वायरस भी दिया होता तो भी आंसर क्या होता? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। बिल्कुल क्लियर है। द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स, यानी फिर से फैन का प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड जस्ट इसको स्लो कर देते हैं। ओके जी, अब आज की क्लैरिटी थोड़ी सी वहां कम रही होगी, देख लेना। ये छोटी छोटी सी बेटा देखो, ये स्टार्टिंग में रहने वाली प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे इन चीजों की जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारी दूर हो जाएंगी। छोटी मोटी जो कमियां हैं वीडियो के बनाने में, छोटी मोटी कुछ कमियां हैं, ठीक है, सेटअप वगैरह से रिलेटेड, लाइटिंग वगैरह से, ब्राइटनेस वगैरह से रिलेटेड, एडिटिंग रिलेटेड, कुछ भी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे सारी रिकवर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, यानी बेस्ट किस वे में आप उनको एक्सप्रेस करोगे, यानी साइज को बेस्ट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप? बेस्ट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? तो बेस्ट एक्सप्रेस, मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको जब साइज पढ़ाए सेल के, तो सबके पीछे पता है क्या लगा रखा था? माइक्रोमीटर। याद होगा आपको, सबके पीछे क्या लगा रखा था? माइक्रोमीटर, 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 माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोन, ठीक है। यही लगा रखा था ना, कितने माइक्रोमीटर से इतने माइक्रोमीटर, ये सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी में भी तो दिया हुआ है सबको माइक्रोमीटर, 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 ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादातर। अब बात यहां तक की हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है आपको पता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये मीटर लिख रहा हूं इसके आगे पर मैं ना, ये एम का मतलब मीटर है। मिलीमीटर की अगर अपन बात करें तो मिलीमीटर का अपन को पता है 10⁻³ मीटर। यानी आप क्या करोगे, 1 मीटर का 1000 जो पार्ट करोगे, यानी 1000वां हिस्सा जो करोगे, ठीक है ना। तो ये यहां तक हो गया हमारे पास। नैनोमीटर का होता है 10⁻⁹ मीटर। यानी सिंपल समझो, 1 मीटर को डिवाइड करो 1 के पीछे 10 जीरो लगा के, ठीक है। यानी समझ में आ रही है बात पूरी कंप्लीट।
ऑलमोस्ट कितना हो गया हमारे पास 1000 करोड़ से, 1000 करोड़ से डिवाइड कर देना। इधर कितने से 1000 से डिवाइड कर दो 1 मीटर को, यहां कितने से डिवाइड कर दो आप 100 करोड़ से, कितने से 100 करोड़ से, 100 करोड़ से डिवाइड कर दो। और यहां कितने से करना है 10 लाख से, 10 लाख का हिस्सा, कौन सा 10 लाख का हिस्सा, यानी 10⁻⁻6 मीटर। समझ में आ गया? यानी 1 को 10 लाख से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये 1 मीटर का आप कर रहे हैं ना अपन, तो फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, सॉरी ये अभी माइनस कर दिया मैंने, यानी यहां 6 है, ठीक है, यहां क्या है 6, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। 1 मीटर का 10 लाख का हिस्सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻6, और फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो सबसे बेस्ट किसमें एक्सप्रेस किया था इसको, माइक्रोमीटर के अंदर, इसके अंदर माइक्रोमीटर के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात हो गई। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, कई बार सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं बाट लगा देते हैं एग्जाम के अंदर, और अभी अपन बेसिक से लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे फिर क्वेश्चंस आएंगे, लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो ऑन है या नहीं है, ऑन है, ओके ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज, अच्छा भाई एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, यानी सही ऑप्शन तो अपन को मिल गया, फिर भी पढ़ लेते, क्या पता कोई बोथ ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज दे रखा हो, वैसे नहीं दे रखा, फिर भी पढ़ लेते आगे। सही आंसर आ गया, बोथ ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज वाला कुछ है नहीं इसमें सिस्टम, तो यानी हमारा सही आंसर तो हमें मिल गया, फिर भी देख तो ले क्या है। अच्छा, प्लांट सेल हैज नो सेल वॉल, अरे भाई प्लांट सेल का तो यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल का होना, होती है इनके पास, तो गलत। एनिमल सेल हैज अ रिजिड सेल वॉल, एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती, रिजिड क्या होता है, नहीं होती, गलत। प्लांट सेल्स लैक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो दोनों के पास होती है, तो इसने मना कर दिया, लैक का मतलब होता है नहीं होना, है ना, तो इसने मना कर दिया कि प्लांट सेल के पास नहीं, गलत बात होती है, ठीक है ना, प्लांट सेल्स के पास में भी सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल्स के पास में भी होती है। तो यहां तक हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन ए, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, यानी एनिमल सेल्स के पास में सेल वॉल नहीं होती है, लैक मींस एब्सेंट होना। इस जगह एक टर्म और यूज की आती है, कई बार अपनी चक्कर पड़ जाता है, डिवॉइड ऑफ, ठीक है, ओके जी। तो ये हो गया सही, बाकी तीनों गलत, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is absent in prokaryotes, प्रोकैरियोट्स में इनमें से क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसी के बेस पे तो डिफरेंशिएट करते हैं। गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसमें मिलते नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है वो इसमें मिलते नहीं, और ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा डी। और हम बाय चांस यही कर देते अपन तो कि हाँ भाई कि ना सर ने क्या कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे तो करते, सही ऑप्शन आ गया। फिर दूसरा दिमाग, दूसरी गलती कैसे कर सकते हैं हम लोग कि सर ने कहा था और तो कोई भी आ जाए भले, सबसे मेन कौन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पर यहां तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी संभाल लिया ना, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कौन सा मना कर रहा है आने के लिए, यहां तो ऑल ऑफ दीज वाली बात आ गई। यहां मान के चलो एक माइटोकॉन्ड्रिया और होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया होता तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता उनके अंदर, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, which of the following is absent in prokaryote, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं मिलती, गोल्गी बॉडी भी नहीं मिलती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलती, और यहां माइटोकॉन्ड्रिया देता वो भी नहीं मिलता, तो आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। किसको देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, क्योंकि सबसे मेन डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बात बताएं। लेकिन ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपने साथ ले रहा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज डी। ये होता है बेटा एग्जाम के लिए मेन सबसे चीज, और यही हमें सीखना है कि एग्जाम में कैसे अपन को आंसर करके आना है, सॉल्व, बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूं सारी चीजें, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल जो अपने पास में होता है उससे अपन लेके चल रहे हैं इसको। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉलेस्ट नॉन सेल इज, यानी सबसे छोटी सेल आप जिसको जानते हो। अच्छा मैं आपको बात बता दूं, सबसे बड़ा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, सबसे बड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कौन? एसिटाबुलेरिया, एक यूनिसेलुलर एल्गा है ये। क्या है ये? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा का जीनस है ये। अब जीनस आप तो ग्रुप समझ लो, ग्रुप है ये, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गा है, ग्रीन एल्गा, सबसे बड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसिटाबुलेरिया। हम तो सबसे छोटे की बात करें, वो भी सबसे छोटी सेल की, ठीक है। अब ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल होगी, तो ये तो सबसे छोटी हो नहीं सकती। ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे बड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कौन? एसिटाबुलेरिया। कौन? एसिटाबुलेरिया। अच्छा सुन लेना एसिटाबुलेरिया के बारे में। एसिटाबुलेरिया जो होता है हमारे पास सबसे छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना, सबसे छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नॉस्टॉक की बात करें तो नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा जी यहां तक की बात हो गई। क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ग्रुप होता है, ठीक है ना, जीनस को समझाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल ये समझ लो क्लेमाइडोमोनास क्या हमारे पास? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ये भी। अब यहां पे आया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो अब आप एक चीज समझ लो, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, एक ही प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक हमेशा हमारे पास में क्या है? छोटे होते हैं यूकैरियोटिक से, यानी इन तीनों से तो छोटा है ये कौन? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और वैसे भी सबसे छोटी सेल मैंने आपको बताई थी माइकोप्लाज्मा, और या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बताया कि नहीं बताया था? जब केवल प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये मैंने आपको ना, ये कल मैंने साइज से रिलेटेड बहुत एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। वहां देख लेना आप इसके बारे में, क्योंकि मैं यहां करूंगा वीडियो का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा में कैसे कैसे क्या इंटरचेंजेबल क्यों है ये, और इनकी साइज से रिलेटेड क्या क्या बात है, वहां आप देख लेना। यानी सबसे छोटी में सबसे छोटी कौन सी हमारे पास में? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। ये पिछली वीडियो में एक बार आप देख लेना, वहां पे आपको बड़े आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी, और बुक में तो दिया हुआ ये, ठीक है। इसके लिए आपको पिछली वीडियो जरूर देखना, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा पीपीएलओ, ठीक है। मैंने लिखवाया और समझाया वहां बहुत डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि मैं, ठीक है आप देख लोगे। ओके जी, नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, बात एक ही है, मेम्ब्रेन बाउंड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड है, कल ही पढ़ाए थे इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, दोनों में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रियन, ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये तो ध्यान रखना डबल मेम्ब्रेन बाउंड और है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया सी, राइबोसोम, ठीक है बेटा। ओके जी।